नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो नागपुर से आ रही है, जहां औरंगजेब के पुतला जलाने के मामले को लेकर भड़की हिंसा के बाद लगातार एक्शन जारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज भी आज पढ़ रही है और इसको लेकर एहतियातन ज्यादा अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन नजर आ रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इस बीच पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस अब तक 5 एफआईआर दर्ज कर चुकी थी, लेकिन अब साइबर पुलिस ने भी गुरुवार को 4 नई एफआईआर दर्ज की है। इनमें से एक एफआईआर में देशद्रोह के आरोप भी हैं। एक ताज़ा एफआईआर में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष फहीम खान और 5 अन्य लोगों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। यह एफआईआर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है। देशद्रोह का आरोप भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के तहत आता है। पुलिस ने इससे पहले कहा था कि फहीम खान नागपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हिंसा से ठीक पहले खान को भड़काऊ भाषण देते हुए देखा गया था। इस बीच पुलिस ने कुछ इलाकों से कर्फ्यू को हटा लिया है। तो यह खबर आपको बता रहे हैं नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई और ताज़ा एफआईआर में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष फहीम खान पर और उनके साथ 5 अन्य लोगों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। और ऐसे में पुलिस ने इससे पहले कहा था कि फहीम खान नागपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हिंसा से ठीक पहले खान को भड़काऊ भाषण देते हुए देखा गया था। और ऐसे में पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ लगातार वहां पर सख्त कार्रवाई कर रही है और नागपुर हिंसा को लेकर अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुके थे, लेकिन साइबर पुलिस ने भी गुरुवार को 4 नई एफआईआर दर्ज की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत, नागपुर हिंसा और उसको लेकर उसके बाद किया जा रहा है एक्शन लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में फहीम खान की भी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देशद्रोह के तहत अब एफआईआर दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर अभी तक इस प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? जिस तरह से नागपुर हिंसा के बाद पूरी तरह से अलर्ट मोड पे था। हालांकि बड़े बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किया गया था, वहाँ पे तैनात किया गया था। आज जुमे की जो नमाज है इसको देखते हुए भी पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात की गई है। लोगों से सोशल मीडियाओं पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। 1800 से अधिक जो सोशल मीडिया है उस पर साइबर की पुलिस की जो टीम है वो उस पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। हालांकि आज जुमे की जो नमाज है इसको देखते हुए भी पूरी तरह से बंदोबस्त है वो किया गया है। और वहीं आज कांग्रेस की जो टीम है वहाँ पे एक दौरा करेगी। दौरे में जो वहाँ के जो लोगों से बात किया जाएगा, जिस तरह से हिंसक जो घटना हुई थी इसमें मेन जो मुख्य आरोप था फहीम खान, इस पे भी कार्रवाई करने की जो बात है, स्ट्रिक्ट एक्शन करने की बात की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीनियर आईएएस अफसर और यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी हितों के लिए काम किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से जुड़ी हुई, जहां आईएएस अभिषेक प्रकाश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। यूपी इन्वेस्ट के सीईओ रहते हुए अभिषेक के पास जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी फर्म को समीक्षा के बाद लेटर ऑफ कंफर्ट इशू होता है। सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बिस्वजीत दत्ता ने 20 मार्च को शिकायत की कि वह उत्तर प्रदेश में सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर प्लांट के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन 5% कमीशन नहीं देने के कारण कमेटी की संतुष्टि के बावजूद पत्रावली में प्रकरण टाल दिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने उनसे मिस्टर जैन से मिलने को कहा और साफ कहा कि जैन साहब चाहेंगे तो संस्तुति होगी। शिकायतकर्ता निकांत जैन से मिला तो जैन ने 5% कमीशन की डिमांड रखी। कंपनी ने कमीशन नहीं दिया तो 12 मार्च को हुई बैठक में मूल्यांकन समिति ने कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया, लेकिन अभिषेक प्रकाश ने इसको रीवैल्यूएट करने के लिए कह दिया। मामला मुख्यमंत्री तक गया। मुख्यमंत्री ने पूरी पत्रावली मंगाई, जांच की गई और पत्रावली पर तारीख व टिप्पणी और अफसरों से पूछताछ के बाद
गोमती नगर थाने में निकांत जैन पर विश्वजीत दत्ता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। निकांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड करते हुए कड़ी विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। आनंद, देखिए, ऐसा अमूमन कम ही होता है जब रसूख रखने वाले आईएएस, आईपीएस या तमाम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर गाज गिरती है, लेकिन ऐसा इस बार हुआ है और यूपी में यह देखने को आया है। अभिषेक प्रकाश के सिलसिले में इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें आईपीएस समझ लीजिएगा जो आईएएस हैं अभिषेक प्रकाश लखनऊ के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में यूपी इन्वेस्ट का जो विभाग बनाया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुणाल ड्रीम प्रोजेक्ट था कि निवेश आए उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर साल आयोजित किया जाता है और उसी को देखते हुए विभाग बना था यूपी इन्वेस्ट, जिसके सीईओ थे को अभिषेक प्रकाश को बनाया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इनको सस्पेंड किया गया है। जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके एक जो बिजनेसमैन थे, सोलर पैनल का उनका काम था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके द्वारा काम को, ये आरोप है कि अभिषेक प्रकाश जिनके ऊपर जो यूपी इन्वेस्ट के सीईओ थे, इनके द्वारा काम को रोका जा रहा था, काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था और कमीशन की मांग की जा रही थी। एक जो निजी प्राइवेट आप बाबू कह सकते हैं, इसके जरिए उसको जब इसकी शिकायत की गई मुख्यमंत्री कार्यालय में, तुरंत कार्रवाई की गई। न सिर्फ जो बाबू था जैन, उसको अरेस्ट किया गया, बल्कि जब उसने नाम लिया एसटीएफ के सामने की इसमें इस मामले में जुड़ाव किनका है, उसके बाद भी कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया फिलहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक से जुड़ी हुई। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर सिंहस्थ की ज़मीन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के एक विधायक ने यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सिंहस्थ की ज़मीन पर माफिया की नज़र है और इस षड्यंत्र में अफसर भी शामिल हैं। बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय ने इस मुद्दे पर सदन में अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ तंबू में ही होता आया है, वहीं अच्छा भी लगता है, अब सिंहस्थ ज़मीनों का प्रयोग कर रहे हैं। विधायक मालवीय ने कहा कि इसके लिए किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह कुछ कॉलोनाइजरों और माफियाओं का षड्यंत्र है, जिसमें अफसर भी साथ दे रहे हैं। आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय ने सिंहस्थ की ज़मीनों से जुड़े मामलों में अपनी ही सरकार को घेर लिया। उज्जैन के किसान डरे हुए, उन्होंने आरोप लगाया उन्हें स्पिरिचुअल सिटी के नाम पर ज़मीन के स्थायी अधिग्रहण के नोटिस बांटे जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सिंहस्थ से पहले किसानों की ज़मीन का स्थायी अधिग्रहण हो रहा है। पूर्व में अस्थायी अधिग्रहण होता था। यह कुछ कॉलोनाइजरों और माफियाओं का षड्यंत्र है, जिसमें अफसर भी साथ दे रहे हैं। उज्जैन में जमीन से जुड़े विवाद नए नहीं हैं। पिछले सत्र में गद्दिया से बीजेपी विधायक सतीश मालवीय ने 1.64 हेक्टेयर ज़मीन की हेराफेरी का मुद्दा उठाया था। आरोप लगाए थे कि उज्जैन में यातायात नगर के लिए आरक्षित कमेड़ में सर्वे नंबर 442 और 449 की ज़मीन आरक्षित थी, जिसे एक प्रभावशाली व्यक्ति को आवंटित कर दी गई। उसका उपयोग भी अवैध तरीके से बदला गया। विधायक ने दस्तावेज लहराए थे, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जांच कराने का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। संतोष, तो जिस तरह से लगातार यह खबरें आ रही थी कि सरकार की जो ज़मीन जो किसानों के लिए आवंटित हो रखी थी, उसके अधिग्रहण में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही है, ऐसे में खुद एक बीजेपी विधायक का अपनी ही सरकार पर आरोप लगाना किस ओर इशारा करता है, इस मामले पर ताज़ा जानकारी दीजिए। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने सदन में आरोप लगाया है कि इस हेराफेरी में अधिकारी भी शामिल हैं। जिस तरीके से सिंहस्थ की पूरी तैयारी की जा रही है, करोड़ों रुपए का जो फंड है सिंहस्थ के लिए किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जो किसानों की हित की बात की जाती है, जैसे ही किसानों के पास
स्थायी अधिग्रहण के नोटिस आए तो एक्चुअली क्या है कि चिंतामणि जो मालवीय हैं वो पहले सांसद भी थे, तो किसान लगातार उनके संपर्क में थे। तो इस तरीके से जब किसान उनके पास आने लगे और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक किसान जब आने लगे, तो इस मुद्दे को सदन में विधायक वर्तमान विधायक चिंतामणि मालवीय ने उठाया और जोर शोर से उठाया। जबकि संघ और भारतीय जनता पार्टी का विशेष निर्देश था कि सरकार को घेरने वाला ऐसा कोई भी मुद्दा न लाएं जिसमें सरकार घिरती हुई नजर आए। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर हरियाणा बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकाय चुनाव के बाद हरियाणा बीजेपी अब बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार मूल के लाखों लोग हरियाणा में रहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने हरियाणा के 7 जिलों में बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता शामिल होंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सकेगा कि पार्टी उनके सुख दुख में बराबर की साझीदार है। इसका फायदा बिहार में होने वाले चुनाव में मिल सकता है। प्रदेश के जिन 7 जिलों में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, उनमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत जिले शामिल हैं। आसपास के जिलों में रहने वाले बिहार के लोगों को भी इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने बिहार दिवस कार्यक्रम के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर समिति का गठन किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना को प्रदेश समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि पवन यादव, राजकुमार और वेद पराशर को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा बीजेपी अब हरियाणा में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। 7 जिलों का चयन भी किया गया है। मकसद यह रहेगा कि बिहार मूल के जो लाखों लोग हरियाणा में रहते हैं उन्हें पार्टी में जोड़ने का यह एक प्रयास होगा, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इससे उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय, तो अब हरियाणा में भी बिहार की गूंज सुनाई देगी। अब चुनाव तो बिहार में होने हैं, लेकिन बिहार दिवस मनाया जाएगा हरियाणा में। ये अपने आप में एक अनूठा पहल है। इस पूरे पहल के बारे में बताइए और कहां तक इसकी तैयारी हो गई है। हाँ देखिए कुणाल, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हरियाणा में पहली बार बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। इसके लिए 7 जिलों का चयन किया गया है। गुड़गांव, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, इस तरह से 7 जिले हैं जिनमें सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 23 तारीख को बिहार दिवस मनाया जाएगा। माना ये जा रहा है कि जो बिहार में, जो हरियाणा में बिहार के लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिझाने के लिए ये कार्यक्रम, इस तरह की कवायद की जा रही है। और जो बिहार के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा के साथ जोड़ा जा सके। जी, तो कहने की तो बात यह है कि बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि पार्टी उनके साथ है, लेकिन लगता है कि पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। चूंकि विधानसभा चुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, या वाकई में ऐसा है? ये देखिए, क्योंकि इस तरह का ये पहला प्रयास है और इसमें क्या, अब जो 23 तारीख को प्रोग्राम कार्यक्रम होंगे उसमें किस तरह की बातें सामने आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ खड़े अधिकारी से बात करने लगे और हंसने लगे। इस दौरान उनके अजीबोगरीब इशारे से सभी हैरान हैं। वहीं इस घटना के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान अजीबोगरीब हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को पटना के सेप कटकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री
और वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शिरकत कर रहे थे। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रगान का आयोजन हुआ, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान ही नीतीश कुमार अचानक हंसने लगे। उनके इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर लोग कह रहे हैं कि आखिर नीतीश को यह क्या हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने लिखा, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो अब प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। नीतीश कुमार के इस बर्ताव पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी इसकी आलोचना की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं इसी खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, लगातार नीतीश कुमार कभी अपने बयानों से, कभी अपनी हरकतों से बिहार में सुर्खियों में रहते हैं, और इसी में एक कड़ी और जुड़ती हुई अब इस बार राष्ट्रगान के दौरान ही उनकी यह अजीबोगरीब हरकत। लोग तो सवाल पूछ ही रहे हैं कि आखिर नीतीश बाबू को क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? जी कुणाल, ये एक्चुअली कुछ दिन पहले भी जो है गांधी जी की जयंती पर जो है उन्होंने ताली बजाते हुए किया था, और कल जो है ये राष्ट्रगान में इस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विपक्ष जो है लगातार उन पर सवाल कर रहे हैं कि क्या उनकी मानसिकता जो है, मतलब उनकी हालत सही है या उनको कोई बीमारी है, तो वो इलाज करवा रहे हैं। और आज विधानसभा में भी इसको लेके जो है मुद्दा जोरदार हंगामा हो सकता है, और बाहर विपक्ष जो है पोस्टर लेके जो है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और बगल में जो खड़े हैं जिनके साथ ऐसा वो कर रहे हैं, क्या वो मुख्य सचिव हैं क्या बिहार के? नहीं, वो मुख्य सचिव नहीं, वो मुख्यमंत्री के ये सचिव है। अच्छा। और वो मुख्य। तो इसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया आई है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से? नहीं, अब क्योंकि ये रात में इसको वायरल किया गया था, उसके बाद जो है अभी तक कोई भी ऐसा किसी का भी ये बयान नहीं आया। मगर आज जो विधानसभा में जो है इस पर कई नेता का अपना बयान आ सकता है किसी को। तो विपक्ष मूड में है सरकार को घेरने का? जी बिल्कुल, एकदम। वो विपक्ष जो है लगातार अभी जो कुछ विधानसभा में जो है अभी भी जो है पोस्टर बैनर के तहत जो है इसमें लिख के उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। उसमें लिखा कि राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये लिख के जो है लगातार ये सत्ताधार पर बार बार उन्होंने यही तक कहा कि नीतीश कुमार इस पर माफी मांगे। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा इसके ऊपर। दानिश, फिलहाल जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर रोहिंग्या से जुड़ी हुई। देश में मौजूद और अवैध तरीके से घुसपैठ किए हुए रोहिंग्या को देश से बाहर करने की मांग करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में से कुछ में देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में रह रहे अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उन सभी को उनके देश वापस भेजने की मांग की गई है, जबकि कुछ याचिकाओं में रोहिंग्या को म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ी हुई, जहां उन्हें देश से बाहर करने की मांग को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन सभी को देश वापस भेजने की इसमें मांग है। कुछ याचिका में म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का भी विरोध किया गया है। उन याचिकाओं में देश के नागरिकों की तर्ज पर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। तो रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ी हुई इस खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां उनके लिए दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इनमें देश में अलग अलग हिस्सों में जो रोहिंग्याज रह रहे हैं अवैध घुसपैठियों की, उसकी पहचान करने की मांग की है और उन्हें अपने देश वापस भेजने की मांग की। हालांकि कुछ याचिकाओं में रोहिंग्या को म्यांमार भेजे जाने के सरकार के फैसले का विरोध भी किया गया है। अब इन याचिकाओं में देश के नागरिकों की तर्ज पर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे।
विवेक, रोहिंग्यास का मामला यूँ तो राजनीतिक भी काफ़ी रहता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज माइलेज लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहती है, लेकिन अब चूंकि इसी से रिलेटेड ये जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई हैं, इन पर सुनवाई होना है। क्या है इन याचिकाओं पर और इस पूरे प्रकरण पर अभी तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? दरअसल कुंदन, देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो रोहिंग्या हैं उनकी पहचान की जाए, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें इन्हें कहा गया कि जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं वो बाहर से आए हुए हैं, तो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि उनको सेंटर मिला हुआ है, ऐसे में उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, खाना और ये सब चीजें दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल है वो ये है कि किस आधार पर जो याचिका में मांग की गई उसको कहाँ तक संभव होकर दिया जा सके। वहीं हम आपको बताते जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में इस मामले से, इसी से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर ये कहा था कि हमारे पास वो स्पेसिफिक जगह नहीं पता है जिससे हम उनको डिपोर्ट कर सकें। तो इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि अगर आप जो बाहरी हैं उनको अगर उनके देश की राजधानी में छोड़ आते हैं तो उसके लिए कोई आपको वो उसकी स्पेसिफिक एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि आप उसका इंतजार करें कि उनका एड्रेस खोजें और पता कराएं। जैसे डिपोर्ट करना तो आप उनके देश भेज दीजिए और वो वहाँ उनकी जगह चीजें सेटल होती रहेंगी। तो ये तमाम इशू हैं जिसके ऊपर सुनवाई होनी जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। सुनवाई करने के बाद ये तय करेगा कि क्या याचिकाओं में दी हुई मांग, जिसमें ये कहा गया कि अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या है जिनको बाहर देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसका कारण तक ये दिया गया क्योंकि उनकी वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या वैसे भी ज्यादा और जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उनको भी दी जा रही हैं, तो उससे हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। ऐसे में उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। जबकि जो कुछ अन्य याचिका है जिसमें कहा गया कि चूंकि वो देश में रह रहे हैं, उनको वो भी इस देश के नागरिक नहीं भले ही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो संविधान है वो इस चीज की इजाजत देता है कि जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको ये सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ऐसे में उनको ये सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। ठीक है, होगा सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई आदेश जारी करता है या नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।